हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सेमेस्टर 1 F5 बीकॉम के लिए, जिसमें आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अगर आपका प्रोबेबिलिटी में अगर ये वाले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो तो आपको क्वेश्चन में 99% कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सारे फॉर्मूला है, वो मैं आज कंप्लीट करवाऊँगा और आज शाम तक सारे प्रोबेबिलिटी के जो रिवीजन लेक्चर है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हो सके तो सारे वॉच कर लीजिए क्योंकि 5 डेज़ के अंदर आपकी एग्ज़ाम भी आ रही। तो देखो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का करीब पूछते हैं। ठीक है, मतलब टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, थियरी, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन मिला के सब देखते हो तो आपको 15 मार्क्स का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में से पूछते हैं। ठीक है, टोटल 15। पार्ट 1 आपका रहेगा आज का, जो कि मैं शाम तक सारे पार्ट अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। तो पहला जो आज का टॉपिक है वो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि यही मेन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम इसी वजह से होती है कि फॉर्मूला ठीक से समझ में नहीं आती। देखो फॉर्मूला आती सबको है, लेकिन उसको यूज़ कब करना है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस वही सीखना है कि यूज़ कब करना है, वो थोड़ा बहुत आप याद रखना है और उसकी थोड़ी बहुत जो बेसिक है वो मैं आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जहाँ पर अपना है लॉ ऑफ एडिशन, मतलब ऐड करना है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सोच लेते हैं कि चलो अपने पास दो इवेंट है। ओके, एक इवेंट है, देखो यहाँ पर आपको मैंने एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सैंपल स्पेस। मतलब आपके पास एक सैंपल स्पेस है और उसमें से आप एक ए और एक बी, ओके, दो इवेंट को सिलेक्ट कर रहे हो। एक तो ए इवेंट है और दूसरा इवेंट होगा बी। तो आपको यहाँ पर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगी अगर जब आपको दो इवेंट का यूनियन पूछा गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दो इवेंट का यूनियन। मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, ए यूनियन बी फाइंड करो। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि सर ए यूनियन बी ही फाइंड करना है? तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, एटलीस्ट वन। क्या है? एटलीस्ट वन। अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट वन वर्ड अगर यूज कर दिया, एटलीस्ट वन इवेंट कैन अकर, ठीक है, एटलीस्ट वन, ठीक है, ऐसा जब भी वर्ड आ गया ना तो समझ लो कि आपको यूनियन फाइंड करना है। मतलब यूनियन फाइंड करने के लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज होगा, जहां पर आपको पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, मतलब देखो ऐड करना है। ए की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे और बी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। अब ये ऐड करने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? देखो ऐड करने से प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि इतना जो पोर्शन है ना, देखो मैं जितना अंडरलाइन कर रहा हूं, जितना आपको ब्लू कलर में डार्क दिख रहा है, ठीक है, जितना आपको ब्लू कलर में डार्क दिख रहा है, ये जो पोर्शन है वो दो बार काउंट हो जाएगा। क्योंकि देखो ये पोर्शन ए के अंदर भी तो आ गया था, ये पोर्शन बी में भी तो कवर हो गया था। मतलब ये जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये दो बार काउंट हो जाता है। मतलब हम क्या करेंगे, उसको यहां से एक बार हटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब आपको जितनी भी ब्लू कलर है उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई, मतलब ए और बी की यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना आज के वीडियो में हम जितनी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ना, वो ब्लू वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, ये थोड़ा याद रख। मैंने जितने भी डायग्राम आकृति जो बनाई है, ठीक है, जितने भी ग्राफ बनाए मैंने, वहां पर आपको ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डायग्राम में। ठीक है, मतलब देखो ए और बी जो ब्लू कलर का एरिया, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और वहां पर हमने ए प्लस बी क्या माइनस क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये कब यूज होगा? जब आपको क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट वर्ड यूज कर दिया हो तब। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया टू, मतलब दो इवेंट के लिए। अब कभी कभी क्वेश्चन में तीन इवेंट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से इवेंट हो जाते हैं। अब तीन इवेंट हो गया, मतलब ए हो गया, बी हो गया और सी भी हो गया, थ्री इवेंट्स हो गए।
अब 3 इवेंट्स में क्या होता है, तो 3 इवेंट्स में भी आपको यही पूछते हैं एटलीस्ट वन। अब एटलीस्ट वन वर्ड आ गया, मतलब या तो ए इवेंट अकर हो, या तो बी इवेंट अकर हो, या तो फिर सी इवेंट अकर हो। तो यहां पर आपको क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, वापस वही करना है। लेकिन सर यहां पर ए कैसे, तो देखो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। फिर ये जो इवेंट था वो ए इंटरसेक्शन बी था, ठीक है। ये जो इवेंट है वो बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो इवेंट है वो ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए सी, बी ए और बी सी, ऐसे करके दो दो लोगों का इंटरसेक्शन होता होगा, जो कि वो डबल बार आ जाता। तो मतलब आप क्या करोगे, पहले तो तीनों का टोटल करना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों का टोटल करने से आपको ब्लू एरिया की प्रोबेबिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन आपको पता है यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये एरिया है ना 2 बार काउंट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसको एक एक बार माइनस कर दोगे। जैसे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो यहां से एक बार माइनस कर देंगे, मतलब ये जो एरिया है वो आप माइनस कर दोगे, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया आप लेस कर दोगे पूरा, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। फिर आप माइनस कर दोगे बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाला एरिया भी आप लेस कर दोगे, ये वाला एरिया भी आप लेस कर दो। और फिर वापस आप माइनस करोगे उसमें से, ठीक है। यह कंटिन्यू रहेगा, यहां से ही माइनस होगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूं, यहां पर से माइनस होगा ए इंटरसेक्शन सी, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला स्पेस। अब ये सारे माइनस में प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, ये जो बीच वाला एरिया था ना, ये जो बीच वाला एरिया वो परमानेंटली हट जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये जो इतना एरिया है ना, वो एरिया जो है वो तीनों तीन का इंटरसेक्शन है, ए का भी, बी का भी और सी का भी। मतलब आप उसको क्या कर दोगे, यहां पर ऐड कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, जब आपको पूछा गया कि एटलीस्ट वन इवेंट कैन अकर, और क्वेश्चन के अंदर 3 इवेंट हो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर 3 इवेंट हो और आपको बोल दिया हो कि ए इवेंट कैन, मतलब ओनली वन इवेंट कैन अकर। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, देखो यहां पर जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा, यहां पर जो होगा वो यहां पर जो होगा वो बी इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पर जो होगा वो ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, जो इतना पार्ट है, ठीक है। ये जो इतना पार्ट आया वो आपका तीनों तीन का इंटरसेक्शन, ठीक है, वो लास्ट में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पर ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या हो जाता है, तो देखो यहाँ पर दो जो आपको राउंड दिख रहे हैं ना, ए और बी, वो आपको एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब भी क्वेश्चन में होता है तो समझ जाओ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका 0 हो जाता है। मतलब देखो ना, इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या, साइड पे देखो, ए और बी दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं। तो मतलब अगर ऐसे केसेस में अगर आपको पूछा है ए यूनियन बी फाइंड करो, तो क्या फाइंड करेंगे, ए और बी को क्या कर देना है, प्लस कर देना। अब यहाँ पर माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस करने के लिए उसकी अमाउंट भी तो होनी चाहिए, और आपको पता है यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो तो 0 होने वाली है हर बार, तो 0 होगा तो फिर माइनस क्यों करोगे, 0 माइनस करने का कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है। मतलब इंटरसेक्शन है ही नहीं तो क्यों 0 माइनस करोगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो जाता है, जो स्टूडेंट गुजराती मीडियम से आए उनको एक बार बता देता हूँ, उसका मतलब हो जाएगा परस्पर निवारक, ओके।
परस्पर निवारक बोलते थे गुजराती मीडियम में। तो मतलब ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है सर 3 में भी पूछ लें, कोई बात नहीं, 3 में पूछ ले तो पूछ लेने दो, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब वापस मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, नो इंटरसेक्शन। देखो आपको ए अलग दिख रहा है, बी अलग दिख रहा है और सी भी अपना अपना काम अलग कर रहा है, मतलब सब कोई अपना अपना काम अलग कर रहा है, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन में पूछा ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो या तो एटलीस्ट वन इवेंट कैन अकर, ऐसा पूछ लिया, तो यहाँ पर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और प्लस पी ऑफ सी, क्या इंटरसेक्शन माइनस करने की ज़रूरत है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरसेक्शन है ही नहीं तो माइनस क्यों करोगे? ओके, इंटरसेक्शन है ही नहीं तो माइनस क्यों करोगे? नहीं करोगे। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। If two event A and B are mutually exclusive, ठीक है, ये तो हमने पढ़ के आए अभी, ठीक है, ये तो हम पढ़ के आए अभी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बताया इसके लिए? मैंने क्या बताया इसके लिए कि इसमें इंटरसेक्शन जो है वो कभी होता नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इसमें 0 होती है। ये तो ऊपर पढ़ के आए, लेकिन नया क्या आया इसमें? तो नया ये आया एग्जॉस्टिव, ये नया आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर ए यूनियन बी जब भी करोगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है तो मतलब आपका यूनियन का जो आंसर है, मतलब देखो आपका यूनियन जो है ना, वो अगर आप फाइंड करते हो ए यूनियन बी मतलब पी ए प्लस पी बी फाइंड कर लोगे, देखो यहां पर भी इंटरसेक्शन तो नहीं होगा क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला गया। अब एग्जॉस्टिव होने के कारण वो जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी? यहां पर 1 हो जाएगा, मतलब ए यूनियन बी का आंसर 1 आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं, कॉइन, आप सिक्का उछालते हो ना, एक कॉइन उछालते हो, वहां पर हेड और टेल। अब आपको पता है हेड और टेल आता है तो कभी साथ में आता है? मुझे बताओ। जैसे आप एक कॉइन उछालते हो, मतलब एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है और एक टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सपोज करो 0.5 है, ठीक है, दोनों आधा आधा ही होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी। एक से ज़्यादा कभी प्रोबेबिलिटी का आंसर आता नहीं और 0 से कम कभी प्रोबेबिलिटी का आंसर आता नहीं। मतलब देखो आपको एक सिक्का उछालना है, अब ऐसा हो सकता है कि हेड भी आ गया और टेल भी साथ साथ में आ गया? नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है। एक कॉइन को अगर आप टोस्ट करते हो, ठीक है, उछालो, तो हेड भी आ गया साथ साथ में टेल भी आ गया एक ही सिक्के पे एक ही बारी में, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वहाँ पर इंटरसेक्शन तो हो नहीं वाला, मतलब हेड टेल साथ में आने नहीं वाला, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एग्जॉस्टिव का कारण ये हो गया कि हेड और टेल दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल करके एक ही आ सकती है, मतलब यहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी का अगर मैं टोटल कर दूँ तो मतलब आंसर तो एक ही आने वाला है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया और एग्जॉस्टिव भी हो गया। ओके, और ऐसा ही सेम चीज़ अगर आपको यहाँ पर पूछा है कि 3 यूनिट्स हो, मतलब अगर 3 इवेंट हो, तो मतलब आप ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर क्या करोगे? तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, इसका आंसर आपका एक आएगा। ध्यान रखना कब एक आएगा वो भी ध्यान रखना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए, साथ साथ में एग्जॉस्टिव भी होना जरूरी है, ठीक है, तभी आप एक मान सकते हो। अगर सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है साथ साथ में एग्जॉस्टिव नहीं है तो आप एक नहीं मान सकते, ठीक है, तब एक नहीं मानोगे तब एक से कम आएगा आंसर उसका, ठीक है। तो देखो ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो बार बार ये टॉपिक मिलेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आपको ये कंप्लीट करवा दिया मैंने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत बार एग्जाम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, आप जब भी प्रोबेबिलिटी करते हो ना
तो आपने जब प्रोबेबिलिटी किया ना तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P ऑफ A इक्वल्स टू M अपन N होता है। ठीक है, M अपन क्या होता है N, मतलब यहाँ पर जो इवेंट होता है वो आपका टोटल इवेंट होता है। क्वेश्चन के अंदर जो टोटल इवेंट होंगे वो होंगे, और ये जो इवेंट होते हैं ऊपर की साइड वो आपको जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है उसके हिसाब से होता है, मतलब फेवरेबल इवेंट। ठीक है, ये जो आपके इवेंट होते हैं वो फेवरेबल इवेंट होते हैं, मतलब जो आपकी नीड है, आपको जो ज़रूरत है। जैसे मानो एक कॉइन को अगर आपने टोस्ट किया तो आपको पता है कि कितने इवेंट बन सकते हैं, 2। ठीक है, मैं मानो चलो एक सिक्के को मैंने उछाला तो आपको पता है सिक्के को उछालने से क्या बनता है, तो बोलोगे सर एच आएगा या तो टेल आएगा, मतलब टोटल इवेंट क्या बन गया, बोलोगे आप सर 2। अब आप बोलोगे सर मुझे तो हेड चाहिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपको हेड चाहिए ना, अब सिक्के पे हेड तो एक ही बार होता है, 2 बार थोड़ी होता है। तो ऊपर हेड एक ही बार लिख सकते हो, क्योंकि एक ही बार तो हेड होता है एक सिक्के पे, तो उसका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, मतलब ऊपर की साइड जो होता है वो आपको नीड, आपकी जो नीड है, जैसे आपको चाहिए हेड, आपको चाहिए टेल, ठीक है, वैसे आपको ऊपर रखना होता है, मतलब फेवरेबल इवेंट। नीचे जो होता है वो आपका टोटल इवेंट है कि टोटल कितना इवेंट बन सकता है। ओके, बस उसके हिसाब से अभी यहाँ पर आपको देखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोला गया, इवेंट बी अकर अंडर द कंडीशन दैट इवेंट ए अकर। मतलब देखो समझाता हूं, ध्यान देना, आपके पास ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। आपको वो चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जैसे आपको बोला गया इवेंट बी अकर अंडर द कंडीशन दैट द इवेंट ए अकर। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर इवेंट ए आकर होगा ना, मतलब आप सोचो कि अगर इवेंट, जैसे मानो चलो एक शॉर्ट में एग्जांपल लेके ही समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे आप एग्जाम में 7 सब्जेक्ट के एग्जाम देते हो, ठीक है, अगर आप 7 सब्जेक्ट के एग्जाम देते हो तो आप पास कब होगे, जब पूरे सब्जेक्ट में पास होंगे, मतलब सभी 7 सब्जेक्ट में पास होंगे तभी पास कहा जाओगे ना। तो यहाँ पर आपकी पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, मतलब आपके 7 सब्जेक्ट में पास होने की जो चांस है उसके ऊपर डिपेंड हो गई। मतलब यहाँ पर जो बी इवेंट है ना उसके अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड हो गई, ए के ऊपर। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो B/A, क्या लिखोगे B/A। ओके, और फिर यहां पर आपको करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय, मतलब देखो ये जो A इंटरसेक्शन B है वो इतना जो पार्ट है आपका वो आपको पहले लेना है ऊपर, क्योंकि ये जो पार्ट है ना वो तभी हो रहा है जब इवेंट ए अकर हो रहा है। मतलब देखो इवेंट बी का इतना भाग ऐसा है ना कि जो इवेंट ए के कारण अकर हो रहा है, मतलब इवेंट ए, तो आप इवेंट ए को यहाँ पर डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर इवेंट ए है ना, जो ए है वो यहाँ पर डिवाइड में आता है, ऐसे आपको सिखाते थे। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि इवेंट बी अगर अंडर द कंडीशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में इसका उल्टा है। मतलब देखो इवेंट ए यहां पर है, इवेंट बी यहां पर। अब यहां पर बोला इवेंट ए अकर्स अंडर द कंडीशन दैट इवेंट बी अकर। मतलब इवेंट ए कब होगा, इवेंट ए कब होगा, जब इवेंट बी हो सकता है। ठीक है, मतलब जब इवेंट बी होगा तभी इवेंट ए होगा। तो सीधी बात है इवेंट बी जो होगा उसके ऊपर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर जाती है होने की। तो यहाँ पर P ऑफ बी जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बी लास्ट में, मतलब ये यहाँ पर लिख दोगे, और यहाँ पर ऊपर की साइड ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे। ठीक है, मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आप पहले लिखोगे इतने की प्रोबेबिलिटी, और फिर डिवाइड करोगे पूरी बी की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, अब एक चीज का याद रखना, ये दोनों कंडीशन के अंदर, दोनों आपके पास फॉर्मूला के अंदर यहां पर कभी भी P ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, पी ऑफ ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो फिर आंसर थोड़ी आएगा। यहाँ पर पी ऑफ बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, पी ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी ऑफ बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब पी ऑफ ए होना चाहिए। ठीक है, पी ऑफ ए होना चाहिए, तभी जाके उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी बनाएगा, वो बी की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा याद रख लो कि अगर आपको बी स्लैश ए पूछा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बी स्लैश ए, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी, और पी ऑफ ए स्लैश बी मतलब पी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये जो आपका है वो ए है और ये आपका है यू। मतलब यहां पर आपको जो ब्लू एरिया है ना, जो साइड साइड पे ब्लू एरिया दिख रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। और क्वेश्चन में होगा क्या, आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी है, आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपको ब्लू एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब अदर देन ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अदर देन ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब यहां पर ए डैश बोल सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास है, उसमें से आपको ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिसमें ए इवेंट नॉट अकर, मतलब ए के अलावा कोई भी बाकी के इवेंट अकर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। मतलब यहाँ पर कैसे निकालोगे, तो आपको पता ही है, ए माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर इवेंट ए का आंसर आपके पास है तो सीधा उसको 1 में से माइनस कर दो, आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब ए डैश मिल सकता है, सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो ए डैश को कई बार ऐसे भी लिखते ए डैश, ठीक, कई बार ऐसे भी लिखते ए बार, ठीक है, और कई बार ऐसे भी लिखते हैं कि ए रेस टू सी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सी। तो सभी एक ही चीज की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सबका मतलब एक ही हो जाता। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको बी का पूछ लिया तो चलो सर बी आ गया, तो कोई बात नहीं, बी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पूछे तो बी डैश कर देने का, मतलब 1 माइनस पी ऑफ बी। ठीक है, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन में, और सी हुआ तो सी में भी ऐसे ही करना होता। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस इवेंट ऑफ ए एंड बी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इसको मैंने देखा है कि हर बार क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में इसके ऊपर से, हर बार। ठीक है, डिफरेंस इवेंट ए एंड बी या तो बी एंड ए। ओके, चलिए तो यहां पर करना क्या है वो ध्यान दें। देखो पहले तो डिफरेंस इवेंट में आपको पूछते ऐसे हैं, ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, यहां पर आपको कभी कभी एग्जाम में ये लिखते हैं कि ओनली ए इवेंट अकर, मतलब सिर्फ ए ही अकर हो, हमें बी की जरूरत ही नहीं है। मतलब देखो यहां पर देखो, ये यू हो गया, ये ए है और ये बी है, मतलब जितना ब्लू एरिया है ना वही मुझे चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए, उतना एरिया निकालना है। मतलब वो जो आपको ब्लू एरिया दिख रहा है ना वही चाहिए। अब वो कैसे निकालोगे, तो देखो कहने का मतलब ये हो गया कि पहले आप पूरा ए को कंसीडर कर लो, मतलब ये पूरा ए जो है ना वो कंसीडर कर लो, पूरा ए। तो आपने यहां पर पूरा ए कंसीडर कर लिया। ठीक है, फिर उसका मतलब क्या हो गया कि सर ये तो पूरा आपने ए कवर कर लिया, तो यहां पर तो देखो ना ये जो इतना एरिया है वो तो सर होना नहीं चाहिए था, वो तो आपने ब्लू किया ही नहीं है। तो फिर वो एरिया को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कर दोगे, आंसर आ गया, लो फॉर्मूला भी बन गया। समझे? देखो मैं और तरीके से समझाता हूं। जैसे कि ये आपका ए था, अगर आप सोचो कि आपको यहां पर पी ए माइनस बी निकालना, मतलब ओनली इवेंट ए अकर, मतलब सिर्फ इवेंट ए ही होना चाहिए, तो इवेंट ए ही होना चाहिए, बी को तो उसमें बीच में आना ही नहीं है। तो अगर आपने ए को देखा हो तो ए का पूरा इवेंट देखोगे तो इतना इवेंट आ जाएगा, ये पूरा ए का इवेंट आ गया। अब आप बोलोगे सर ए ही इवेंट चाहिए था जितना आपने ब्लू किया था, तो उतना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो इंटरसेक्शन का पार्ट है वो आपको क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। मतलब इतना पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा ए में से, तभी तो जाके आपको जो ब्लू एरिया वो मिल जाएगा। समझे? तो इस तरीके से आपको करना।
अब ऐसे ही यहाँ पर उल्टा भी पूछ सकते हैं कि सर डिफरेंस इवेंट B माइनस ए, मतलब डिफरेंस इवेंट B एंड A का भी पूछ सकते हैं कि ओनली B इवेंट, अगर सिर्फ B ही आना चाहिए, बस बाकी का ज़रूरत नहीं, मुझे B ही होना चाहिए, तो बस उसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये यूनियन हो गया। अब आप बोलोगे सर ये पूरा B आप पहले कंसीडर कर लो, ठीक है, तो चलो पहले पूरा B कंसीडर कर लिया। अब आप बोलोगे सर ब्लू वाला एरिया ही चाहिए, ओनली बी अकर, ओनली बी अकर, ठीक है, तो ओनली बी मतलब सिर्फ ब्लू, ए का तो बीच में कोई पार्ट ही नहीं होना चाहिए, तो ये जो हिस्सा है वो तो ए का भी तो है, ए और बी दोनों का है, लेकिन मुझे तो सिर्फ बी ही चाहिए ना, ठीक है, मुझे तो सिर्फ बी ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर से ए इंटरसेक्शन बी का जो पोर्शन है, इतना जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, वो क्या कर दूंगा, बी में से लेस कर दूंगा, ठीक है, मेरा आंसर आ गया। क्लियर, देखो क्लियर हो जाना चाहिए इतना तो। ओके, अब देखो इसको अलग अलग तरीके से भी एग्जाम में पूछते, जैसे इसको कभी कभी ऐसे भी पूछते, ए इंटरसेक्शन बी डैश, सेम है फॉर्मूला, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी कभी यहां पर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी, सेम है, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं है, आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखवाई वही फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, चल आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे ही। अब देखो यहां पर एक ऑप्शनल फॉर्मूला भी है, एक ऑप्शनल फॉर्मूला, कभी कभी यही सेम टॉपिक को हम इस फॉर्मूला, देखो जनरली ये फॉर्मूला चल जाएगी, ठीक है, इतना घुमा के क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कभी कभी एक और फॉर्मूला भी इसमें यूजफुल है, सेम आंसर आएगा उससे। आपको यहां पर ए यूनियन बी में से, अगर ए यूनियन बी में से अगर आप P ऑफ B माइनस कर दोगे तो भी आंसर आएगा सेम, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई अलग आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। बताऊं देखो कैसे, जैसे A यूनियन B का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, A यूनियन B का मतलब, A यूनियन B का मतलब क्या होता है, आपको पता है A यूनियन B का मतलब, मुझे इतना हिस्सा चाहिए, ये पूरा हिस्सा A यूनियन B होता है, इसको हम A यूनियन B बोलते हैं। अब ये तो आपके पास A यूनियन B आ गया, इसलिए मैंने यहां पर A यूनियन B लिख दिया पहले। अब आप थोड़ा देखो कि मुझे ब्लू वाला एरिया निकालना हो तो मुझे क्या B माइनस नहीं करना चाहिए, मतलब देखो अगर मुझे ब्लू वाला एरिया निकालना हो, फाइंड आउट करना है, तो क्या मुझे इतना अमाउंट माइनस नहीं करना चाहिए जितना B का अमाउंट है, जितना B का हिस्सा है वो माइनस करना चाहिए ना, मतलब पूरा यूनियन में से B अगर माइनस कर दूं तो जो बच गया हिस्सा जो है वो तो सिर्फ A का रह गया ना, मतलब वो जो ब्लू किया मैंने, समझे कि नहीं। तो ऐसे ही यहां पर भी तो फॉर्मूला बन सकता है A यूनियन B माइनस P ऑफ A, ओके, समझ गए होंगे। और देखो कोई भी एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो अगर आप ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते तो, ठीक है, वरना चल जाएगा, बट जितनी ज़्यादा याद रखो उतना आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के ऑप्शन बढ़ते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है कहीं पर, तो वहाँ पर काम आती है ऑप्शनल फॉर्मूला ही। ओके, इतना आपको कहीं बुक्स में भी नहीं मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और ना किसी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आई होप के समझाया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलो अच्छा देखो स्टूडेंट्स, आपको अगर इस जो मैं समझा रहा हूँ उसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ओके, यहाँ वहाँ से आप पूरी PDF कवर कर सकते हो आज की। लॉ ऑफ मल्टीपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट होना जरूरी है, पहली बात तो माइंड में ये फिट कर लेना। किसके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होती है कि मल्टीपल कर देते, कभी कभी कुछ भी जगह पर मल्टीपल, देखो मल्टीपल करने के लिए दो यूनिट्स इंडिपेंडेंट होने जरूरी है, मतलब इवेंट A और इवेंट B इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर इंडिपेंडेंट समझाता हूँ, ठीक है, रुको जरा। अब देखो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B कभी कभी फाइंड करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, A
इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर होता है ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन दोनों का डैश होता है ऊपर। फिर होता है ए इंटरसेक्शन बी, किसी एक पे डैश होता है। फिर ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ए पे डैश होता है। मतलब ये सब फाइंड करने के लिए कभी बोलते हैं। अब ये सब फाइंड करना है तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब हम समझते हैं, रुको पहले कंप्लीट कर लेते हैं उसकी फॉर्मूला। वैसे तो क्वेश्चन में पता चल जाता है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना, ठीक। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यहाँ पर ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर देना डैश डैश को। यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो ए को मल्टीप्लाई कर देना है बी डैश से। यहाँ पर अगर वो इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर ए डैश इंटू बी से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट होने जरूरी है। ओके, मतलब कंपलसरी है, इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ही मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ मल्टीपल करते ही जाओ सीधा इंटरसेक्शन देख के, ठीक है। अब समझते हैं इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल लेके ही समझा सकता हूँ इंडिपेंडेंट, ठीक है, वरना डेफिनेशन तो आपने बहुत बार याद रखी होगी इंडिपेंडेंट की, बट फिर वो सिर्फ रट्टा वाला ही होता है, ठीक है, समझने वाला नहीं होता। देखो समझ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक लड़का है ए, एक लड़का है बी, अब ये दोनों की एक कंपटीशन रखता हूं, समझना आराम से, इन दोनों की एक कंपटीशन रखता हूं, ठीक है। दोनों की कौन सी कंपटीशन रखते हैं, तो चलो उनको 100 मीटर रेस में दौड़ाते हैं, 100 मीटर रेस में, ठीक है। ये भी दौड़ेगा, ठीक है, और ये भी दौड़ेगा। मुझे बताओ क्या दोनों जीत सकते हैं? दोनों मतलब ए भी जीत गया, बी भी जीत गया एक ही रेस में दौड़ने पे, मतलब दोनों एक ही रेस में दौड़ोगे तो क्या यहाँ पर दोनों जीत सकते हैं? नहीं ना। कैसे जीतेंगे? कोई एक ही जीतेगा, थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क हम मानते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों की अगर सेम स्पीड पे भी दौड़ते हैं तो थोड़ी वेरिएशन होती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों जीत जाए। ए ही जीतेगा सिर्फ, या तो बी जीतेगा, मतलब यहां पर ऑप्शन है या तो ए या तो बी, दोनों जीत सकते हैं नहीं, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया कि अगर ए जीत गया, मतलब ए अगर विन हो गया तो मतलब ये तो लॉस कर जाएगा, या तो चलो बी विन हो गया तो ए लॉस कर जाएगा। मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि ए की जीतने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बी के ऊपर डिपेंड कर जाती है कि अगर बी हार गया तो ए जीतेगा, अगर बी अच्छा रेसर निकला तो बी जीत गया, ए हार जाएगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे ये लोग, कि अगर समझो कि ए अगर स्पीड अच्छी है उसकी तो वो भागा, उसने 100 मीटर जल्दी कवर कर लिया, वो जीत गया, तो बी की जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की वो तो वहीं खत्म हो जाती है, बिकॉज बी थोड़ा स्लो निकला, समझे। तो यहां पर ये प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। ये क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट, मतलब अगर एक ही रेस में दौड़ते हैं तो, ठीक है। चलो अब और समझते हैं आगे, आगे समझ, आगे मैं यहां पर एक चीज लेता हूं, जैसे ए है और एक दूसरा वापस बी है। अब उनको मैं डिफरेंट रेस में दौड़ाता हूं, मतलब ए को बोलता हूं कि तू जो है ना वो सी डी ई के साथ दौड़, ठीक है, रेस लगाने, ठीक है, भागो 100 मीटर की रेस। और बी को मैंने किसी एक्स वाई जेड के साथ दौड़ाया, ठीक है, यहां पर दौड़ाया, और वो 200 मीटर की रेस है। चलो वो भी 100 मीटर की होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 100 मीटर की है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज जस्ट एग्जाम्पल पर्पस के लिए मैंने आपको लिया। ओके, ये आपका हो गया का। क्या इसमें सबकी कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी कि ए जीते, सी जीते, डी जीते या ई जीते, ठीक है। अब यहां पर मुझे तो सिर्फ फोकस करना है ए जीतने पे और बी को जीतने पे। क्या दोनों जीत सकते हैं? ऑफ कोर्स दोनों जीतेंगे,
इस वाली रेस, ये फर्स्ट वाली रेस में ए जीत सकता है, सेकेंड वाली रेस में भी बी जीत सकता है। देखो जीतेगा ना जीतेगा मतलब हमें सबके ओवरऑल देखना, ए वॉन हो सकता है और बी भी तो वॉन हो सकता है, मतलब दोनों जीत सकते हैं दोनों रेस। तो यहाँ पर ए की भी कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, चलो मैं बोल देता हूँ कि ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 3/5 और यहाँ पर बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 2/6। ठीक है, मतलब 1/3 हो गया, कैंसिल करो तो ओके। तो यहाँ पर क्या ये डिपेंडेंट था, मतलब ऐसा होगा कि पहली वाली रेस अगर ए जीतेगा तो ही भी दूसरी वाली रेस बी जीतेगा? नहीं ना, यहाँ पर ए और बी अलग अलग रेस में दौड़ रहे, तो मतलब दोनों रेस जीत सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर जो भी आपको मैंने सिचुएशन बताई वो इंडिपेंडेंट है। और अगर ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे ऐसा सोचना है कि अगर ए भी जीत जाए एंड बी भी जीत जाए, वो निकालना है मुझे, बताओ ए भी जीत के आए और बी भी जीत के आए, दोनों जीत के आए, ठीक है पार्टी करेंगे फिर। मतलब ए भी जीत के आए और बी भी जीत के आया, मतलब दोनों जीत के आए, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, दोनों जीत जाए। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/5 और बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/3। ठीक है, ये अमाउंट ये दोनों को इंडिपेंडेंट इवेंट होने की वजह से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, कैंसल कैंसल 1/5। ठीक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट आपको पढ़ना है, सोचना है, फिर समझना है कि हाँ डेट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। और कुछ क्वेश्चन में तो सीधा सीधा देख के रखते कि इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक पूरा चार्ट दे रखा है, आप सब कुछ समझ सकते हो। प्रोबेबिलिटी रेंज जो होती है वो 0 से 1 होता है। रूल्स ऑफ एडिशन क्या होता है, रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। ठीक है, डिसजॉइंट इवेंट मतलब कि आपका जो डिसजॉइंट इवेंट, मतलब मैंने आपको समझाया था ना कि वो जो दो गोले थे वो आपको ऐसे अलग अलग दिख रहे थे, मतलब क्या बोले थे हमने उसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, मतलब वहां पर आपका इंटरसेक्शन होता नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट अभी अभी कंप्लीट करवाया कि वहां पर मल्टीप्लाई होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और बायस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप वहां से कलेक्ट कर लेना। और एक यहाँ पर एक चीज समझनी है आपको स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है वो 0 होता है, मतलब अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी पूछे तो वो 0 होती है, और अगर कोई सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछे कि सर्टेन इवेंट है मतलब होने ही वाला है वो, तो उसका आंसर होगा 1। ठीक है, और इवन चांसेस, मतलब अगर आप कॉइन उछालते हो, अगर सिक्का उछालते तो आपको पता है कि हेड आने की भी कॉइन प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, मतलब उसको इवन चांसेस बोलते हैं, इक्वल चांसेस। ठीक है, इक्वल चांसेस उसको ही बोलते हैं। ठीक है, और डाइस, जैसे आप डाइस उछालते हो ना, अगर एक पासा उछालते हो तो उस पर क्या होता है 1 to 6 आने का जो चांसेस है वो अनलाइकली होता है, मतलब बहुत कम चांसेस है 1 आने का, 2 आने का, 3 आने का, अनलाइकली चांसेस बोलते हैं। और लाइकली चांसेस को क्या बोलते हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा चीज आने की चांसेस, जैसे यहाँ पर देखो ब्लू बॉल ज्यादा है, तो अगर ब्लू बॉल अगर सिलेक्ट करेंगे तो ब्लू बॉल होने के चांसेस ज़्यादा होने के कारण ब्लू बॉल आने की संभावना भी, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब लाइकली चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, वैसे इतना पूछते नहीं है ये सब, मैं आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी का नॉलेज देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, वो तो आपको पता है। देखो 0 से लेके 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी फॉल करेगी, उससे ज़्यादा या कम होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, फॉर्मूला भी याद रख लेते हो, ठीक है, वो भी चलो याद रह गई, बट फिर फंसते हो यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर फॉर्मूला है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की।
ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट सबने समझ के आए होते, ठीक है। 11th-12th कॉमर्स में आपने सब अच्छे से समझा हो तो आगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, देखो परम्यूटेशन का पहले मैं सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा थोड़ा मेरी मेथड से। देखो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा 5 और P और यहाँ पर 2, तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मतलब अगर फॉर्मूला के मतलब से जाए तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, ठीक है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से। और फॉर्मूला को अगर देखते हो तो यहाँ पर 5 है तो आप यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिखते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 था तो आप क्या करते थे, 5 में से 2 माइनस करके फैक्टोरियल लिखते थे। फिर आप यहाँ पर 5 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है 5 4 3 2 1 ऐसा होता था। और 5 में से 2 गया मतलब 3, तो आपको पता है 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 2 1 होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इतना तो आइडिया होना ही चाहिए कि ये दोनों तो सब सेम है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर है वो 5 × 4 मतलब कितना हो गया, 20, ठीक है। मतलब देखो कुछ ऐसे भी समझ सकते कि सर अगर 5P2 था तो आप सीधा सीधा ऐसे बता देते कि 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दो, और फिर इनटू करके यहाँ पर 2 है मतलब 5, तो एक डिजिट तो 5 आ गया, दूसरा डिजिट 5 से पहले क्या होता है 4, 5 से पहले क्या होता है 4, ठीक है। दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है आपको, सिर्फ 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ गया कितना होगा 20। अगर आपको यहाँ पर पूछा है सर 10P2 मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 और 9 का क्या हो गया 90। अगर सर आपको पूछा 10P3 मतलब आप बोलोगे सर 3 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, कौन से 3 नंबर, एक तो 10, एक 9 और एक 8, मतलब आप बोलोगे सर 10 × 9 × 8 मतलब 720, मल्टीप्लिकेशन करना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जब परम्यूटेशन यूज होता है वो कब यूज होता है, तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट जब होती है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट जब होती है, ठीक है, तब यहाँ पर परम्यूटेशन यूज होता है, ठीक है। सिटिंग के लिए अरेंजमेंट मतलब आपको अरेंजमेंट करना है नंबर वाइज 1 2 3 4, तब आपको वहाँ पर अरेंजमेंट करने के टाइम पे परम्यूटेशन को यूज करना, ओके। और परम्यूटेशन में ऑर्डर जो है ना वो मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, मतलब कि अगर आप जैसे मानो 1 है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, तो नंबर 1 को पीछे लेके जाओ, नंबर 2 को आगे लेके जाओ, तो मतलब ऑर्डर फर्क पड़ता है। मतलब अगर आप मानो चलो एक काम करो, आप किसी लाइन में खड़े रहे हो, जैसे चलो एक काम करो, एक लाइन में खड़े रहते हो, मतलब A है, B है और C है, ठीक है। तो ये ABC जो है वो यहाँ पर A जो है ना वो पीछे चला जाए, B आगे चला जाए और C यहाँ पर ही रहे, तो ये परम्यूटेशन में फर्क पड़ता है, ऑर्डर इसको बोलते हैं, ऑर्डर मैटर करता है परम्यूटेशन के अंदर, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं रहता, मतलब डजंट मैटर, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है, बस आप ऑर्डर के बारे में नहीं सोचोगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, अगर इतना फर्क है। और कॉम्बिनेशन जब यूज होता है तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के लिए होता है, और हमेशा प्रोबेबिलिटी में हमें यहाँ पर यही यूज होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिलेक्शन से ज़्यादा पूछते हैं रादर देन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के इतने क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और अरेंजमेंट के लिए अगर आपको देखा जाए तो अगर 5C2 ऐसे बोलते, अब यहाँ पर क्या फ़र्क है इसमें तो देखो मैं फॉर्मूला से पहले बता देता हूँ, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या करना है 5 - 2 मतलब 5 - 2, ये तो करना ही करना है। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल अलग से भी लिखना है जो इसमें नहीं था, जो इसमें नहीं था ये चीज़ आपको यहाँ पर अलग से लिखना है 2 फैक्टोरियल। अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5 4 3 2 1, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 और 1 को मल्टीप्लाई, और 5 - 2 मतलब 3, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1 को मल्टीप्लाई। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सेम चीज़ वापस क्रिएट हो जाती है कि ये चीज़ तो माइनस होनी ही होनी है, मतलब कैंसिल होनी ही होनी है।
तो रह गया क्या, तो आपके पास सिर्फ अमाउंट में रह गया ऊपर 20 डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ पर होगा 10। और अगर इसका मेथड आपको डायरेक्ट करना है तो देखो 5C2 करना है, तो पहले यहाँ पर 2 है ना, तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई तो होना ही होना है, और डिवाइड बाय यहाँ पर 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, मतलब आप इसको सॉल्व कर लो तो भी 10 आ जाए। अगर मैं ऐसा बोलूँ 10C2 है, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 है तो 2 नंबर ले लोगे, मतलब 10 और 9, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। और यहाँ पर 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1, 2 से रिवर्स जाके 1 तक मल्टीपल कर दो तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक और बता दूं जैसे 10C3, तो आप क्या करोगे, ऊपर 10 इंटू 9 इंटू 8 करोगे और यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे, मतलब 3 है ना, यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। और फिर इसका अगर आप आंसर लेके आओगे तो 120 आंसर होगा, ठीक है। तो इतना समझो प्रोबेबिलिटी में, ये चीज़ मैंने यहाँ पर देखो लिख के भी बताई है और ये वापस आप समझ सकते हो। नंबर ऑफ सिलेक्टेड आइटम, मतलब कितने सेट बनेंगे, ठीक है, कितने सेट आपके पास है अवेलेबल, और नंबर ऑफ आइटम सिलेक्टेड, मतलब यहाँ पर आपके पास जो होगा वो टोटल होगा n, ठीक है। टोटल आइटम आपके पास कितनी है वो, जैसे आपको पता है क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि आपके पास 5 रेड बॉल है, उसमें से 2 रेड बॉल सिलेक्ट करना, तो यहां पर क्या होगा, 5 रेड बॉल है और उसमें से सिलेक्शन कितने का करना है, 2, समझे। तो इस तरीके से यहां पर मैंने बता के रखा है बहुत अच्छे से, आप एक बार इसको रिफर कर लेना, और मैंने पीडीएफ बोला है कि टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से ले लेना। तो यहाँ पर 5C2, अब देखो यहाँ पर कभी भी एक चीज नोट करना, ये 5 जो है ना उससे कम वैल्यू ही यहाँ पर होगी, ठीक है, हमेशा। क्योंकि आप सोचो कि आपके सामने 5 बॉल है, ठीक है, 5 बॉल्स है, अब 5 बॉल्स में से आप 6 बॉल्स को कैसे सिलेक्ट करोगे, नहीं ना, आपके पास टोटल आइटम्स 5 है और उसमें से आप 2 आइटम्स सिलेक्ट करते हो, मतलब यहाँ पर 2 ही होना चाहिए, 3 होगा, 4 होगा, या तो 5 होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। मतलब कभी भी अगर आपके पास टोटल n 5 है ना, तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी 5C वो 0 से स्टार्ट होगी, मतलब 5C0 हो सकता है, 5C1 हो सकता है, 5C2 हो सकता है, 5C3 हो सकता है, 5C4 हो सकता है, 5C5 भी हो सकता है, लेकिन 5C6 कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब हमेशा n की वैल्यू जो है उतनी ही वैल्यू तक आपकी वैल्यू ज़्यादातर ज़्यादा एक्सटेंड होगी, ठीक है, n को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे कि देखो ये जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है उसको अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे, तो आपके पास 3 बॉल्स, अगर मैं 3 बॉल्स को अरेंज करता हूं, अरेंज ध्यान से समझना, अरेंज करता हूं तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, देखो मेरे पास बॉल भी 3 है और मुझे अरेंज भी 3 लोगों को ही करना है, तो कितने प्रकार से अरेंज कर सकता हूं, तो आपको इसको कैसे लिख सकते हो, 3 में से 3 लोगों को अरेंज करना, मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है ना, 3 है तो 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपको पता चलेगा 6। अगर आपको ऐसा पूछे क्वेश्चन में, चलो 3 में से आपको 2 लोगों को अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो देखो 3 है और यहाँ पर 2 है, तो आप क्या करोगे, 3 और 2 को ही सिर्फ मल्टीपल करोगे, 1 को नहीं करोगे, ये बात अलग है, उसका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, ये बात अलग है, आंसर सेम आ रहा है, जरूरी नहीं है आगे आंसर सेम नहीं आएगा। अगर 4C, अगर आप 4C 3 करते हो या 4C 2 करते हो या 4C, ऐसा जरूरी नहीं कि उसका आंसर सेम आए, तो बाई चांस यहाँ पर आंसर सेम हो जाता है क्योंकि वो 1 है ना, इसीलिए। तो देखो मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ प्रैक्टिकली कि ये 6 किस तरीके से, ये जो 6 आंसर आया वो किसका आंसर आया, तो देखो ये इसका आंसर आया। देखो 3 में से अगर मैं 2 बॉल्स को अगर अरेंज करता हूं तो या तो मैं ए बी को अरेंज कर सकता हूं, या तो ए सी को अरेंज कर सकता हूं, या तो बी ए को अरेंज कर सकता हूं, या तो बी सी को अरेंज कर सकता हूं, या सी ए को अरेंज कर सकता हूं, या तो सी बी को अरेंज कर सकता हूं।
इतने तरीके से, मतलब यहाँ पर इसका आंसर 6 आया था ना, वो 6 इसीलिए आया था कि टोटल इतने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ उसको, समझे। अब बात करता हूं मैं यहां से सिलेक्शन करने की, ये तो अरेंजमेंट करने की बात हो गई। अब यहां पर बात करता हूं सिलेक्शन की। सिलेक्शन में क्या है, तो 3 में से मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि क्या करना है, 3 है और 2 है, मतलब 2 स्टेप लेना है, 3 इंटू 2, तो 2 स्टेप हो गए। और डिवाइड में देखो 2 फैक्टोरियल है तो वो डिवाइड में भी होगा, 2 इंटू 1, मतलब कितना बनेगा 3। मतलब आप 3 तरीके से ही सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन सिर्फ 3 तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे, आप देखो यहाँ पर 3 तरीके से ही सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए और बी को सिलेक्ट करो या बी और ए को सिलेक्ट करो, बात तो एक ही है, अलग थोड़ी है। जैसे यहाँ पर ए और बी को सिलेक्ट करो या फिर बी और ए को सिलेक्ट करो, इन दोनों की बात तो एक ही है, कोई अलग अलग थोड़ी है। ठीक है, समझ लो कि आपके सामने अगर मानो 5 लोग खड़े, उसमें से अगर आप 2 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, तो मानो पहला आदमी आया और फिर उसके बाद दूसरा आया, या तो फिर दूसरा आया और फिर उसके बाद पहला आया, लेकिन सिलेक्ट तो पहला और दूसरा ही हुआ। हमें सिलेक्शन में हमने पहले ही पढ़ लिया कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पर देखो सिर्फ ऑर्डर ही चेंज हो रहा है, ए और बी का सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है, बी और ए हो रहा है, तो ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको ये बताया। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा। बस इतना समझ के रखो, क्योंकि ये जगह वीक होता है ना तो क्वेश्चन निकलते नहीं आपके प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, हो सके, चलिए।